अभी जो अपना टॉपिक की बात करें, और टॉपिक इसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है, जिनमें ये भारत की अर्थव्यवस्था में ये बिंदु कब लागू किया गया। और इस समय 1999 की बात की जाती है और 1991 के समय यहाँ पर जो वित्त मंत्री है, और वित्त मंत्री की बात करें तो यहाँ पर वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह थे और इनको आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र की बात की जाती है और उसका जनक कहा जाता है। क्योंकि इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में एलपीक्यू के स्थान पर एलपीजी अपनाया था। और भारत की वर्तमान जो अर्थव्यवस्था है, वो इस एलपीजी पर क्या है, लागू है। एलपीजी की बात करें तो इस पर लागू की अपन बात करें तो ये इसलिए लागू है क्योंकि इस समय भारत में 1991 के दौरान ये प्रतिबंध हटाए गए, लोगों को छूट दी गई, एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे से जोड़ा गया। उसका मेन कारण ये था कि किसी प्रकार से भारत को ऋण मिले, लेकिन जब अपनाने के कारण जब भी कोई नवाचार किया जाता है तो नवाचार में कुछ कमियां भी होती हैं और अच्छाइयां भी होती है। तो अच्छाइयां लोग कम देखते हैं और बुराई लोग क्या करते हैं, ज़्यादा इंगित करते हैं। तो आपको होता है कि एलपीजी जब अपनाई गई है तो एलपीजी का उद्देश्य क्या है, क्योंकि आज आप देखते हो कि भारत सरकार का जो उपक्रम होता है वो घाटे में चलता है और वही उपक्रम निजी व्यक्तियों का फायदे में चलता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो राजस्थान रोडवेज की बात करें, वो हमेशा घाटे में चलती है, लेकिन जितनी भी लोक परिवहन गाड़ियाँ चलती है प्राइवेट, वो सब फायदे में चलती है। तो सरकार ये चाहती है कि निजीकरण बढ़ाया जाए, कि इसको निजी हाथों में देकर इस घाटे को कम किया जाए। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि इससे हमें रोजगार नहीं मिलेगा और रोजगार के साथ में हमारी सब्सिडी है वो खत्म हो जाएगी। तो कई प्रकार की जो भ्रांतियाँ फैली हुई है, इससे गवर्नमेंट वैकेंसियाँ नहीं आएगी, तो इसे निजीकरण का विरोध भी करते हैं और अच्छा ही मानते हैं। काफ़ी हद तक देखा जाए तो निजीकरण अर्थव्यवस्था में घाटे को कम करने के लिए एक मजबूत स्तंभ के रूप में सामने उभरा है। और यहाँ पर देखते हैं अपन कि कब इसमें अपनाई गई है। वर्ष 1990-91 की बात करें और भारतीय अर्थव्यवस्था गंभीर आर्थिक संकट में थी और राजस्व घाटा व्यय का आय पर आधिक्य था। उस समय आय तो क्या थी, कम थी, और व्यय क्या थी, ज़्यादा। खर्चे ज़्यादा हो रहे थे, इनकम कम हो रही थी। राजकोषीय घाटा, सरकार का कर्जा। राजकोषीय घाटा वो सरकार का क्या होता है, कर्ज होता है। इस आर्थिक संकट के 3 स्पष्ट रूप थे कि भारी राजकोषीय घाटा, बढ़ती हुई मुद्रास्फीति, बड़ी मात्रा में भुगतान संतुलन के चालू खाते में घाटे की बात करें तो यहाँ पर यदि बात करें, एक बिंदु आया अपने सामने कि मुद्रास्फीति की बात करें। और मुद्रास्फीति की बात करें और मुद्रास्फीति में क्या होता है हमेशा कि वस्तु और सेवाओं का मूल्य लगातार बढ़ता है और उसकी तुलना में
और उसकी तुलना में मुद्रा की खपत ज्यादा होती है, मुद्रा की खपत है वो ज्यादा होती है और आपूर्ति कम होती है, और आपूर्ति है कम होती है। देखा जाता है तो यहां पर महंगाई है, महंगाई है, और महंगाई जो होती है वो चरम सीमा पर होती है, चरम सीमा पे होती है कि आम व्यक्ति जीवन यापन की वस्तुएं खरीद नहीं पाता है और जो पैसे होते हैं वो पैसे कम पड़ जाते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपन कहते हैं मुद्रास्फीति। और राजकोषीय घाटे की बात की, सरकार जितना पैसा प्राप्त नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा खर्च करती है और सरकार को अन्य जगह से ऋण लेना पड़ता है। इस कारण से ये अर्थव्यवस्था भारत में अपनाई गई। यहाँ पर देखा जाए और मल्टीनेशनल कंपनियों के दुष्परिणाम देश की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी। राजस्व घाटा है चालू आय पर चालू व्यय का आधिक्य। चालू जो आय होती है, करंट इनकम होती है, उस पर करंट जो एक्सपेंसेस है वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और राजकोषीय असंतुलन, भारी राजकोषीय घाटा। राजस्व घाटा सरकार के राजस्व व्यय का राजस्व आय से अधिक व्यक्त करता है। राजस्व व्यय का अर्थ ये होता है, राजस्व आय की बात करें तो सरकार को राजस्व जो आय होती है वो कर से प्राप्त होती है, कर से प्राप्त होती है। अब कर से प्राप्त होती है लेकिन उससे अधिक सरकार के क्या हो रहे हैं, राजस्व खर्च हो रहे हैं। राजस्व क्या हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं। प्राप्त कर रही हैं उससे आय ज़्यादा तो क्या करें, खर्चे करें, जिससे सरकार को क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। राजकोषीय घाटा सरकार पर ऋण भार को व्यक्त करता है और राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को ऋण लेने पड़ते हैं। यदि राजकोषीय घाटा यदि सरकार पूरा करती है तो उसे ऋण लेने की क्या करनी पड़ती है, आवश्यकता होती है। और राजकोषीय घाटा जितना अधिक होगा सरकार पर ऋण भार उतना ही अधिक होगा। कि राजकोषीय घाटे की यदि बात की जाती है, जितना अधिक सरकार लेती है उतना ही सरकार पर क्या होता है, भार बढ़ता जाता है। ऐसी स्थिति आ चुकी है कि वहां पर सरकार है वो पूर्ण पैसा खर्च न करने के कारण अधिक पैसा ऋण ले रही है, फिर भी उतना विकास गति से नहीं हो पा रहा है। यहां पर अपन देखें कि 1980 से 81 में केंद्र सरकार के ब्याज भुगतान उसके कुल व्यय के 10% था। 100 रुपये पर 10 रुपये क्या दे रही थी, ब्याज, और सकल घरेलू उत्पाद के 2% था। 1980 से 81 की बात करें कि 100 रुपये पर सरकार है वो 10 रुपये किसके दे रही थी, ब्याज, यानी इंटरेस्ट चुका रही थी सरकार। और जबकि 90-91 की बात की जाती है तो ब्याज भुगतान पर कुल व्यय पर बात की जाती है तो 22% की बात करें, और 22% की बात करें तो 22 रुपये यहाँ पर ब्याज थे, जो अर्थव्यवस्था का 3.8% था। यानी 100 रुपये की बात करें और 100 रुपये पर 22 रुपये किसके दे रही थी, ब्याज के। तथा ब्याज भुगतान पर केंद्र सरकार का व्यय कुल राजस्व व्यय का 39% हो गया। कुल व्यय की बात की जाती और सरकार की बात करें तो उसका राजस्व व्यय है वो कितना हो गया था, 39% हो गया था। ये बात की जा रही 1991 की बात की जा रही है, और खर्चा है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहा था। सरकार की बात करें, भुगतान संतुलन की कमजोर स्थिति की बात करें तो भुगतान संतुलन के चालू खाते में घाटा, किसी देश में भुगतान शेष की समस्या है अथवा नहीं, ये जानने के लिए बात करें तो विमल जालान ने 2 कटौतियों की बात की या कसौटियों की बात है, विमल जालान समिति की बात की जाती है। और समिति ने 2 पक्ष रखे हैं। पहली कसौटी है चालू खाते के घाटे को जीडीपी के 1% से अधिक हो। यहाँ पर कहा है कि चालू, यानी यहाँ पर चालू खाते की बात है, करंट अकाउंट की बात करें और घाटा है वो जीडीपी के कितना % हो, 1% से अधिक हो। पहली कसौटी बताइए किसने, विमल जालान समिति ने। दूसरी कसौटी की बात करें, विदेशी मुद्रा भंडार है वो 3 माह के आयात के लिए अपर्याप्त हो। विदेशी मुद्रा भंडार की यदि बात की जाती है और आज वर्तमान स्थिति की बात करें, और वर्तमान स्थिति की बात करें तो 2023-24 की बात करें तो भारत के पास में ये विदेशी मुद्रा भंडार है, ये वर्तमान में 7 माह का है। 7 माह का आयात करने के बाद भी
पैसा शेष रचता है, इतना पैसा भारत के पास में पड़ा भी विदेशी मुद्रा भंडार। और वैसे एफडीआई प्राप्त करने में विश्व में चौथे स्थान पर आता है भारत की अपन बात करें। और यहाँ पर 90-91 चालू खाते में घाटा जीडीपी का 3 पॉइंट गुणंतर था, कि जीडीपी का जो घाटा था वो कितना था, 3 पॉइंट गुणंतर% था 1990 और 91 की बात करें तो। चालू खाते में बढ़ते घाटे की पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में विदेशी ऋण लिया गया। विदेशी ऋण जीडीपी के 23% तक पहुंच गया। विदेशी ऋण की बात करें, जो उधार ले रखा था वो 23% तक पहुंच गया था। जून 1991 में भारत के विदेशी विनिमय कोष इतने कम हो गए कि 10 दिन के लिए आयात के लिए पर्याप्त नहीं था। यानी केवल भारत के पास में आयात करने की बात की जाती है तो 7 दिन का पैसा बचा था। 7 दिन है और उसका व्यापार करने की पूंजी भारत के पास में बची थी। और बढ़ती हुई मुद्रास्फीति की बात करें, 1990-91 में थोक कीमतों के आधार पर मुद्रास्फीति की दर 10.3% थी। और उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर बात करें तो ये 11.2 थी। और यदि ये चिंता का विषय बन चुका था कि अपन, एक तो जो बात की जा रही है यहाँ पर थोक मूल्य, इसको अपन बोलते हैं WPI। उपभोक्ता कीमत की बात करें, इसको बोलते हैं अपन CPI। वर्तमान में जो महंगाई ज्ञात की जाती है भारत में, वो मूल्य कौन सा है, CPI। भारत में भी जो महंगाई ज्ञात की जाती है, जिसके आंकड़े माने जाते हैं, वो आपका कौन सा आता है, CPI। उपभोक्ता कीमत सूचकांक की बात करते हैं, लेकिन पूर्व में अपन WPI की बात करते थे, थोक मूल्य सूचकांक की बातें करते थे। 3 वर्षों तक लगातार अच्छे मानसून के बावजूद खाद्य वस्तुओं में काफी उछाल वृद्धि हुई। इन आर्थिक संकटों का सामना करने के लिए भारत ने IBRD अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक अथवा विश्व बैंक, IBRD विश्व बैंक की एक संस्था भाग है, और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $7 बिलियन का ऋण लिया। यानी उस 1999 की बात करें तो उस समय $7 बिलियन का भारत ने क्या लिया था, ऋण लिया था, कि उस अर्थव्यवस्था में सुधार कैसे किया जाए, उस LPQ की अर्थव्यवस्था को समाप्त और LPG का वहाँ पर क्या होता है, प्रारंभ। और यहाँ पर बात, लेकिन ये ऋण उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण अपनाए जाने की शर्तों पर प्राप्त हुआ, कि यहाँ पर जो पुनः अर्थव्यवस्था थी LPQ, इसको तो क्या हुआ था, समाप्त करना था, और इसके स्थान पर भारत को अपनाना क्या था, LPG। और आज भारत LPG की अर्थव्यवस्था पर क्या करता है, काम, जिसको अपन उदारीकरण, निजीकरण और क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। ये जो भारत को $7 बिलियन का जो ऋण मिला था, ये शर्तें थी कि आप इस नीति को यदि अपनाते हो तो आपको विश्व बैंक है या IMF है या IBRD बैंक की बात की जाती है, ये संस्थाएं आपको क्या देगी, ऋण देगी। यदि आप अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इस नीति को, LPG को नहीं अपनाते हो, तो आपको ये विदेशी व्यापार का जो पैसा शेष बचा है उसके लिए आपके पास ऋण नहीं बचेगा और विश्व से आप अलग हो जाओगे। तो ऋण प्राप्त करना भारत के लिए क्या था, जरूरी था। इसलिए वहां पर PV नरसिम्हा राव की सरकार ने इन शर्तों को भारत के लिए क्या किया था, अपनाया था। यहां पर देखें अपन कि भारत ने इन शर्तों को पालना करने के लिए नई आर्थिक नीति 1991 की क्या की थी, घोषणा की थी। और आर्थिक जनक है वो मनमोहन सिंह को कहा जाता है, जिसमें व्यापक आर्थिक सुधारों को शामिल किया गया, जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अधिक स्पर्धा तथा फर्मों के व्यापार में प्रवेश करने और उनकी समृद्धि में आने वाली बाधाओं को क्या करना है, दूर करना है। आर्थिक सुधार की शुरुआत की बात करें तो यहाँ पर PV नरसिम्हा राव की सरकार की बात की जा रही है, और 1991 की बात करें और जिसमें वित्त मंत्री की बात की जाती है MM सिंह, यानी मनमोहन सिंह की बात की जा रही है। वर्ष 1991 में सरकार ने जो आर्थिक सुधार लागू किए उसके 2 तत्व थे, कि स्थायित्वकारी उपाय या आर्थिक स्थितीकरण, दूसरा था संरचनात्मक अथवा ढांचागत सुधार। स्थायित्वकारी उपाय अल्पकालीन होते हैं, जिनका उद्देश्य भुगतान संतुलन में आ रही कुछ बाधाओं को दूर करना और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना। यदि मुद्रास्फीति नियंत्रण नहीं होती है तो उसमें एक तो मूल्य है रुपए का, वो गिरता जाता है, उसकी पूंजी की उपलब्धता के आधार पर पूर्ति उतनी नहीं हो पाती है, और पूर्ति यदि नहीं हो पाती है तो पैसा अधिक खर्च करना पड़ता है। यहाँ पर अपन देखें सरल शब्दों में इसका अर्थ है पर्याप्त विदेशी भंडार बनाए रखने और बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण रखना। यहाँ पर बढ़ती कीमतों की बात करें तो मुद्रास्फीति की बात होती है,
और विदेशी मुद्रा भंडार की यदि बात करें तो आपको आयात करने के लिए विदेशी पूंजी आवश्यक है और उसको बनाए रखना आपके लिए क्या है, आवश्यक है। आगे देखिए, इसमें संरचनात्मक ढांचा वो ढांचा होता है जिसके अंतर्गत अपन इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था को पूंजीगत खर्चों के आधार पर मापते हैं, जिसमें ढांचागत परिवर्तन आता है, जिसमें काफी समय लगता है। जैसे रेलवे लाइन है, आपकी परिवहन की सड़कें हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सरकारी विद्यालय हैं, इनको ढांचागत विकास की श्रेणी में माना जाता है। संरचनात्मक सुधार वे दीर्घकालीन उपाय है जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारना तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की कमियों को दूर कर अर्थव्यवस्था की स्पर्धा क्षमता को बढ़ाना। इस दृष्टि से सरकार ने अनेक नीतियां अपनाई हैं और इनमें 3 वर्ग हैं, उदारीकरण, निजीकरण और कौन सा है, वैश्वीकरण। उदारीकरण की बात करें, आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए बनाए गए नियम कानून ही समृद्धि और विकास को मार्ग में सबसे बड़ा बाधा बन गया और उदारीकरण उन्हीं प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की क्या थी, नीतियां। उदारीकरण का अर्थ होता है कि कुछ छूट प्रदान करना, जो कठिन नियम बने हुए थे वो नियम हटाना और निजी व्यक्ति है उनको वहां पर क्या करवाना, प्रवेश कराना। जो व्यक्ति विदेशी कंपनियां थी और यहाँ पर जो कंपनियां लगाने में काफी कठिनाइयां हो रही थी, उन नियमों में उनमें क्या करना, सरलता देना, सरल बनाना, उसको क्या कहा गया, उदारीकरण कहा गया है। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार उदारीकरण 1980 के दशक में भी प्रारंभ किए गए, लेकिन व्यापक रूप में उदारीकरण का जो प्रारंभ हुआ है वो कब प्रारंभ हुआ है, 1991 में। 1991 में इसको प्रभुत्व के रूप में भारत में अपनाया गया और जिसकी विशेष शर्त थी, उदारीकरण के अंतर्गत सुधारवादी नीतियां निम्न क्षेत्रों में लागू की गई। औद्योगिक क्षेत्र है, वित्तीय क्षेत्र है, कर सुधार है, विदेशी विनिमय बाजार है, व्यापार तथा क्या है, निवेश है, इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उनकी बात की जाती है। तो इन 5 बिंदुओं पर क्या दिया गया है, बल दिया गया है। औद्योगिक क्षेत्र सुधार की बात करें, उदारीकरण से पूर्व औद्योगिक क्षेत्र पर अनेक नियंत्रण थे, जैसे लाइसेंस व्यवस्था, उद्योग सीमित करने, बंद करने या उत्पादन की मात्रा निर्धारण करने के लिए। 1991 के बाद शुरू की गई सुधार नीतियों में इनके प्रतिबंधों को क्या कर दिया, समाप्त। कि जो लाइसेंस लेना है, परमिट लेना है, कोटा लेना है, इन सभी व्यवस्था को क्या इन्होंने क्या किया, समाप्त। कि आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग उत्पादन कर सकते हो, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। पहले क्षमता जो निर्धारित होती थी उसके अकॉर्डिंग माल रखना पड़ता था और उसके लिए एक लाइसेंस भी लेना होता था। यहाँ पर देखा जाए तो उद्योग धंधे एक आसानी से काम करने लगे। 1969 से उद्योगों के फैलाने पर नियंत्रण था, वर्तमान में उद्योग को फैलाने पर नियंत्रण नहीं है। वित्तीय क्षेत्र में सुधार की बात करें, वित्तीय क्षेत्र में वाणिज्यिक और निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित है। भारत में वित्तीय क्षेत्र का विनियमन करना आरबीआई का दायित्व है। आरबीआई भारत का मौद्रिक नीतियां जारी करने की बात करें तो कौन करती है, आरबीआई। और मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने का कार्य भी कौन करती है, आरबीआई करती है। वित्तीय क्षेत्र में सुधार नीतियां आरबीआई को नियंत्रण की भूमिका में हटाकर सहायी की भूमिका तक सीमित कर दिया गया। यानी आरबीआई को नियंत्रण की भूमिका से हटा के किसमें कर दिया, सहायी की भूमिका में लागू कर दिया। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए पीएम नरसिंहा समिति बनाई, जिसमें अप्रैल 1998 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें निम्न क्या है, सिफारिश है। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की जो प्रस्ताव आया था 1934 में, स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935। और अधिनियम की बात करें, बैंकिंग अधिनियम, और अधिनियम जो है वो 1 जनवरी 1949। ये बात किसकी हो रही है, आरबीआई की। प्रारंभिक मुख्यालय कलकत्ता में था, लेकिन 1937 में इसको कहां पर लाया गया, मुंबई में। आरबीआई के संदर्भ में बात करें और यहां पर कहा गया है कि सशक्त बैंकों को विलयन किया जाना चाहिए। जो सशक्त बैंक की बात करें, जो बैंकों की अच्छी स्थिति है उनमें विलय किया जाना चाहिए और कमजोर बैंकों को बंद कर दिया जाना चाहिए। जिन बैंकों की आर्थिक स्थिति खराब है और
जिनकी मार्केट में साख अच्छी नहीं है उन बैंकों को बंद कर देना चाहिए। जो अच्छी तरीके से काम कर रही है उन बैंकों को क्या करना चाहिए, मर्ज यानी विलय करना चाहिए। और देश में 2-3 बैंक अंतर्राष्ट्रीय वित्त में दिलचस्पी रखने वाले होने चाहिए। जो 8 से 10 राष्ट्रीय बैंक होने चाहिए, यानी 8 से 10 क्या होने चाहिए, राष्ट्रीय बैंक होने चाहिए। समिति ने पूंजी पर्याप्त के नए और ऊंचे मापदंड की सिफारिश की। इस सुधार समितियों से बैंक की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा 74% कर दी गई। कि विदेशी पूंजी की बात करें और बैंकों की बात है कितने परसेंट की, 74%। यदि 8-10 बैंकों की बात करें अभी भारत की बात की जाती है, और सार्वजनिक जो बैंक है भारत में भी सार्वजनिक बैंक है वो कितनी है, 12, और निजी बैंक है वो 21, विदेशी बैंक है वो है 46। सार्वजनिक 12, निजी 21, विदेशी बैंक कितनी है, 46। वर्तमान की बात करें 2023 की बात करें अपन। और विदेशी निवेश संस्थाओं, व्यापारिक बैंक है, न्यूनतम फंड है, पेंशन कोष है आदि को भी अब भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुमति मिल गई है। कर व्यवस्था सुधार में कर व्यवस्था की बात की जाती है तो राजा चेलिया समिति की बात होती है। कर के लिए एक फेमस समिति थी, राजा चेलिया समिति। राजा चेलिया की समिति की बात की जाती है। और इसकी अपन बात करें तो इसमें आयकर निगम कर की दरों में कमी की गई, अप्रत्यक्ष करों में सुधार किए गए। इसके लिए भारतीय संसद द्वारा वस्तु एवं सेवा अधिनियम 2016 कानून पारित किया गया। वस्तु एवं सेवा अधिनियम की यदि बात की जाती है तो वस्तु एवं सेवा कर की बात की जाती है तो अपना 16 जो अधिनियम है वो संबंधित है जीएसटी से। किससे है, जीएसटी। और जीएसटी कानून भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 और 101वां संविधान संशोधन हुआ। संविधान क्या हुआ था, संशोधन। और अनुच्छेद 366 में 12A जोड़ा गया। 12A क्या है, जोड़ा गया। तो 2016 की बात की जाए, जीएसटी की बात करें और जीएसटी को अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य है वो कौन सा है, असम। असम के बाद में कौन सा है, बिहार। इन्होंने सर्वप्रथम इस जीएसटी को क्या किया था, लागू, जिसकी 4 स्लेब है, 5 और 8, 12 और कौन सी है, 18। ये जीएसटी की क्या है, स्लेब है। और 0% की बात करें तो उस पर जीएसटी लागू नहीं होती है। और यहाँ पर इस अधिनियम को 1 जुलाई 2017 से क्या किया है, लागू किया है। जीएसटी की बात की जाती है जिसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी 3 प्रकार की है, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राज्य से राज्य के द्वारा। तो 3 प्रकार की जीएसटी पर सरकार क्या करती है, कार्य करती है। और देखते हैं विदेशी विनिमय सुधार की बात करें तो 1992 और 93 में आयात उदारीकरण की नीति को अपनाया गया। आयात उदारीकरण नीति की बात करें 92-93 की बात की जाती है। जुलाई 1991 में रुपया 18 से 19% अवमूल्यन किया गया। अवमूल्यन करने से निर्यात बढ़ते हैं और आयात करते हैं तो चालू खाते का घाटा कम हो जाएगा। 92-93 की बजट उदारीकृत विनिमय का प्रबंध प्रणाली पर अपनाया गया। यदि जब भी आप अवमूल्यन करते हो तो उससे क्या होती है, भारत में एफडीआई आती है और एफडीआई आती है तो रोजगार मिलता है। रोजगार मिलता है तो उत्पादन में वृद्धि होती है। जब भी रुपए का उन्मूलन किया जाता है, यहाँ पर निर्यात बढ़ते हैं, आयात करते हैं, आयात की क्षमता है वो भारत की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस प्रणाली के अंतर्गत दोहरी विनिमय दर को अपनाया गया जिसके तहत 40% विनिमय को सरकारी कीमत पर देना अनिवार्य था। 60% को बाजार दर पर परिवर्तित किया जा सकता है। वर्तमान 2022 अब भारत में रुपए की विनिमय दर निर्धारण बाजार शक्तियों द्वारा होता है, सरकारी नीतियों द्वारा नहीं। यानी अब जो नीतियों की बात की जाती है वो कौन करती है, आरबीआई की बात की जाती है, सरकार की बात नहीं की जाती है। लेकिन बाजार में अत्यधिक उतार चढ़ाव न हो इसके लिए आरबीआई विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करता है। इस विनिमय दर प्रणाली में लचीलेपन
तथा व्यवहारिक का सही मिश्रण है, यानी इसमें लचीलापन भी है और उसमें परिवर्तन भी अपन कर सकते हैं, ऐसा इसमें मिश्रण किया गया है। व्यापार तथा निवेश क्षेत्र सुधार की बात करें तो आयात पर कड़े नियंत्रण और अन्य प्रशुल्कों की नीतियां कुशलता और प्रतिस्पर्धा क्षमता को कम करती है और सुधार नीतियों के अंतर्गत आयात और निर्यात पर परिमाणात्मक प्रतिबंधों जैसे कोटा और समाप्त किया गया, जो अपन बार बार एक शब्द का प्रयोग करें LPQ का, ये यहाँ पर समाप्त करने की बात की जा रही है। प्रशुल्क दरों में कटौती की गई, आयात के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को समाप्त किया गया। आयात निर्यात प्रशुल्कों की टैरिफ कहा जाता है, यानी निर्यात पर जो प्रशुल्क लगते हैं इसको अपन क्या कहते हैं, टैरिफ कहते हैं। टैरिफ शब्द का जब भी प्रयोग आता है, जब भी निर्यात पर कोई शुल्क लगता है, उसको अपन क्या कहते हैं, टैरिफ शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। कोटा एक मात्रात्मक प्रतिबंध है जिसके अंतर्गत निश्चित मात्रा तक आयात बिना प्रशुल्क के किया जा सकता है, लेकिन उस निश्चित मात्रा से अधिक पर क्या लगता है, प्रतिबंध। जैसे आपको कोटा दे दिया 10 टन का, अब 10 टन तक तो आप टैक्स में क्या हो, फ्री, यानी कोई प्रशुल्क नहीं है। लेकिन जैसे 12 टन होते ही आप पर क्या लगेगा, चार्ज। वो कोटा अब क्या कर दिया, समाप्त। भारतीय वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पर्धा को बढ़ाने के लिए इन्हें निर्यात शुल्क से क्या किया गया है, मुक्त किया गया है, यानी किसी बाजार में प्रतिस्पर्धा करे इसलिए शुल्क क्या कर दिए गए, कम कर दिए गए। अब अपन बात करते हैं कि उदारीकरण अपना बिंदु हो चुका है। उदारीकरण के बाद में कौन सा आता है, निजीकरण। जो सरकारी कंपनियां हैं उन पर एक हिस्से की बात की जाती है तो 100% पूंजी होती है। इस 100% पूंजी में 51% यदि सरकार की हो और 49% किसकी हो, जनता की, तो ये कंपनी होती है सरकारी। लेकिन 1991 से पहले इसमें पूंजी निवेश की एक सीमा होती थी। 1991 के बाद में इस सीमा की यदि बात करें तो अब सरकारी जो कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं और इन कंपनियों में कैपिटल एंड पूंजी निवेश की बात की जाती है, वो लगभग 76%, कुछ कंपनियों में 100% हो चुकी है। इसलिए ये कंपनी अब सरकारी ना होकर कौन सी है, निजी कंपनी के रूप में जानी जाती है। जैसे मैं कहूँ 2022 का सबसे बड़ा IPO लाने की बात की थी अपनी LIC, जो एक सरकारी कंपनी थी, लेकिन वर्तमान में इसमें LIC में 74% तक अपन निवेश कर सकते हैं। तो LIC अब क्या हो चुकी है, निजी हो चुकी है, न कि क्या है, सरकारी। तो यहाँ पर देखते हैं निजीकरण का तात्पर्य कि किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग करना। पूंजी के आधार पर अपने आप ही क्या होता है, त्याग होता है। सरकारी कंपनियों निजी क्षेत्र की कंपनियों में निम्न प्रकार से परिवर्तन होती है। सरकार का सार्वजनिक कंपनियों के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां सीधे बेच दिया जाना, किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी क्षमता अंश की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को निवेश कहा जाता है। कि यहाँ पर जो कंपनी के शेयर होते हैं और ये शेयर का जब बेचान होता है, बेचान होता है और बेचान होने के बाद में जो शेयर बेच दिए जाते हैं और जो कंपनी खरीदती है वो कंपनी उसकी क्या बन जाती है, मालिक बन जाती है, स्वामित्व में आ जाता है अपने आप। स्वामित्व की बात करते हैं, जैसे अभी NDTV की बात करें और NDTV को 23% शेयर अडानी ने खरीदे थे और खरीदने के बाद में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, एक ब्लॉक की बात की जाती है, उसके शेयर खरीदने के साथ में किसकी हो गई थी, अडानी की। तो यहां पर यदि बात करें विनिवेश अथवा निजीकरण का उद्देश्य है वित्तीय अनुशासन को बढ़ाना, आधुनिकीकरण करना, निजी पूंजी और प्रबंधन क्षमता का उपयोग सार्वजनिक उद्यमों के निष्पत्ति सुधार के लिए करना, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहित करना। कि यहाँ पर निष्पत्ति का होता है कार्य की समाप्ति। और सरकार ने सार्वजनिक उपक्रम के प्रबंध के निर्णयों में स्वायत्ता प्रदान करने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न का दर्जा प्रदान करना, नवरत्न का दर्जा प्रदान करना, लघु रत्न का दर्जा प्रदान करना। भारत में पहली बार 1997 में 9 कंपनियों को, सार्वजनिक कंपनियों को नवरत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया। वर्तमान में 13 नवरत्न कंपनियां हैं। नवरत्न कंपनियों को केंद्र सरकार अनुमति के बिना 1,000 करोड़ रुपए तक निवेश करने की
वित्तीय सहायता प्राप्त है कि इसमें 1000 करोड़ रुपए तक आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नवरत्न कंपनियों की बात कही जाए, नवरत्न 1000 करोड़ का निवेश बिना अनुमति के कर सकती है। सरकार ने दिसंबर 2009 में सार्वजनिक उद्यमों के लिए महारत्न वर्ग की घोषणा की और वर्तमान में 11 महारत्न कंपनी है जिसके अंतर्गत 5000 करोड़ का आप क्या कर सकते हो, निवेश कर सकते हो। महारत्न 5000 करोड़ रुपए बिना अनुमति की बात होती है। आरईसी की सितंबर 2022 में महारत्न का दर्जा दिया गया और इसमें यदि बात की जाती है कि निजीकरण का उद्देश्य वित्तीय अनुशासन को बढ़ाना, आधुनिकीकरण को करना, निजी पूंजी तथा प्रबंध प्रयोग का प्रयोग करना और निष्पत्ति में सुधार करना, तो क्या आता है, उपरोक्त सभी की बात की जाती है। महारत्न, नवरत्न तथा लघु रत्न कंपनियों के संबंध में सही है, यह दर्जा केवल लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों को ही दिया जाता है। उपरोक्त दर्जा प्राप्त होने पर सार्वजनिक कंपनियों को प्रबंध के निर्णयों में स्वायत्ता प्राप्त होती है। उपरोक्त दर्जा सरकारी कंपनियों के अलावा एक निर्धारित लाभ अर्जित करने वाली बड़ी कंपनियों के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या आता है, एक, यहां पर बात की जाती है 1 और 2, इसमें क्या है, सही है। निम्न में से महारत्न कंपनियां हैं, यहां पर एनटीपीसी है, गेल है, ओएनजीसी है, ये तीनों कंपनियां कौन सी है, महारत्न कंपनियां हैं। वैश्वीकरण की बात करें तो वैश्वीकरण का टॉपिक है वो अपन वहां पर कर चुके हैं। तो आपका निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है।